हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूके तैयारी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारत के संविधान के बारे में। भारत के संविधान की विशेषताएं, मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्वों को आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो जो भारत का संविधान बना था वो पूरे देश में लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, जिसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 हिस्से थे। जब भारत का संविधान बना था उस वक्त 395 टोटल अनुच्छेद थे भारत के संविधान में, और 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे, 22 हिस्से थे। ठीक है, आगे इसमें यह दुनिया का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है। तो सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है वो है भारत का। ठीक है, वर्तमान में भारत का संविधान में जो अनुच्छेद है वो है 465 अनुच्छेद, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां। ठीक है, यानी कि बढ़ करके क्या हो गया है, 465 अनुच्छेद हो गए। पहले 395 थे और वर्तमान में 465 अनुच्छेद हैं। पहले 22 हिस्से थे, वर्तमान में 25 हो गए हैं। और जो अनुसूचियां थी, भारत के संविधान बनने के टाइम पर 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में ये 12 अनुसूचियां बन गई हैं। ठीक है, आगे इसमें दिया है कि समय समय पर संविधान में कई संशोधन किए गए, जैसे 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा कई बदलाव किए गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान की विशेषताएं, तो क्या क्या विशेषताएं रही हैं भारत के संविधान की। तो पहली जो विशेषता है उसे देखते हैं, संघ और राज्य दोनों के लिए एक ही संविधान। तो भारत में संघ और राज्य दोनों के लिए क्या बना है, एक ही संविधान बनाया गया है। संघ और राज्य, केंद्र और राज्यों के लिए एक ही संविधान का निर्माण किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान की दूसरी विशेषता क्या है, तो वो है संविधान के स्रोत। ठीक है, तो भारतीय संविधान ने विभिन्न देशों से प्रावधान उधार लिए हैं। तो क्या हुआ कि जब भारत के संविधान का निर्माण किया गया तो आवश्यकता पड़ी अलग अलग देशों के जो संविधान के स्रोत थे। ठीक है, अलग अलग देशों से स्रोतों को उधार लिया गया। आगे है इसमें, और देश की उपयुक्तता और ज़रूरतों के लिहाज से उसमें संशोधन किया गया। तो जब जैसे ज़रूरत महसूस हुई तो उन स्रोतों में भी संशोधन किया गया और फिर उनको संविधान के साथ जोड़ा गया। भारत के संविधान का संरचनात्मक भाग भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया। तो जो भारत के संविधान में जो संरचनात्मक भाग जो है, तो वह कहाँ से लिया गया, भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया था। सरकार की संसदीय प्रणाली और कानून के नियम, ठीक है, जो सरकार की संसदीय प्रणाली होती है और जो कानून के नियम होते हैं वह प्रावधान लिए गए यूनाइटेड किंगडम से। क्वेश्चन आएगा, संसदीय प्रणाली, कानून के नियम किस देश से लिए गए हैं, तो वो लिया गया है यूनाइटेड किंगडम से। ठीक है, आगे है इसमें विशेषता भारत के संविधान की, वो है कठोरता और लचीलापन। ठीक है, तो जो भारत का संविधान है वो ना तो अधिक कठोर है और ना ही अधिक लचीला है। ठीक है, वो बिल्कुल समान ही है, ना ज़्यादा कठोर है और ना ही अधिक लचीला है। तो यहाँ पे कठोर संविधान का अर्थ बताया है कि संशोधन के लिए विशेष प्रक्रियाओं की ज़रूरत होती है। अगर भारत के संविधान या किसी भी तरह के जो संविधान होता है, किसी भी देश का संविधान ले लीजिए, अगर संशोधन करना है और अगर वह बहुत कठोर होता है तो उसमें क्या होता है, संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रियाओं की ज़रूरत होती है। लेकिन जो भारत का संविधान है वो ना अधिक कठोर है और ना ही ज़्यादा लचीला है, तो ऐसी मुश्किलें नहीं आती हैं। आगे है इसमें, लचीला संविधान वह होता है जिसमें संशोधन आसानी से किया जा सकता है। और अगर लचीला ज़्यादा संविधान बहुत लचीला है तो क्या हो जाएगा, संशोधन भी आसानी से हो जाएगा। इसलिए कि जो भारत का संविधान है ना वो ज़्यादा कठोर है और ज़्यादा ही लचीला नहीं है। आगे है फिर इसमें धर्मनिरपेक्ष देश। ठीक है, तो ये विशेषता है भारत के संविधान की कि जो भारत का संविधान जब बना था तो वो धर्मनिरपेक्ष देश यानी कि धर्मनिरपेक्षता के साथ में बना था। यानी कि धर्मनिरपेक्ष देश का शब्द का अर्थ है कि भारत में मौजूद सभी धर्मों को देश में समान संरक्षण और समर्थन मिलेगा। ठीक है, एक ही धर्म को लेकर के बातें नहीं होगी, यानी कि सभी धर्मों को लेकर के आगे बढ़ने की बात कही गई है। इसके अलावा सरकार सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करेगी और उन्हें एक समान अवसर उपलब्ध कराएगी। तो भारत का जो संविधान है वो कैसा है, धर्मनिरपेक्ष संविधान भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट है इसमें, भारत में संघवाद। भारत के संविधान में संघ, केंद्र और राज्यों
राज्य सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे का प्रावधान है। ठीक है, यह संघवाद के अन्य विशेषताओं जैसे संविधान की कठोरता, लिखित संविधान, दो सदन वाली विधायिका, स्वतंत्र न्यायपालिका और संविधान के वर्चस्व को पूरा करता है। इसलिए भारत एकात्मक पूर्वाग्रह वाला एक संघीय राष्ट्र है। तो जो भारत जो एक संघ है, यानी कि जो भारत अलग अलग राज्य होने के बावजूद भी भारत को क्या कहा जाता है, एक संघीय राष्ट्र कहा जाता है। तो भारत क्या है, एक संघवाद देश है। ठीक है, आगे जो विशेषता है भारत के संविधान की वो है सरकार का संसदीय स्वरूप। तो जो सरकार का स्वरूप है वो कैसा है, संसदीय। ठीक है, इसमें लिखा है भारत में सरकार का संसदीय स्वरूप है। भारत में दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा वाली विधायिका है। तो भारत में दो सदन की एक विधायिका है, जिसमें कि लोकसभा और राज्यसभा दो अलग अलग सदन हैं। सरकार के संसदीय स्वरूप में विधायी और कार्यकारिणी अंगों की शक्तियों में कोई स्पष्ट अंतर नहीं है। ठीक है, तो जो सरकार की जो संसदीय स्वरूप है उसमें जो विधायी शक्तियाँ और कार्यकारिणी शक्तियाँ हैं तो उसमें भी कोई विशेष अंतर नहीं है, वो एक समान ही है। ठीक है, भारत में सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। तो जो भारत का संसदीय स्वरूप है उसमें जो सरकार का जो मुखिया होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री। तो ये भी एक भारत के संविधान की विशेषता है। अगली जो विशेषता है भारत के संविधान की वो है एकल नागरिकता। भारत का संविधान देश के प्रत्येक व्यक्ति को एकल नागरिकता प्रदान करती है। तो जो भारत देश का संविधान है वो प्रत्येक व्यक्ति को एकल नागरिकता प्रदान करती है। भारत में कोई भी राज्य किसी अन्य राज्य के वासी होने के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। इसके अलावा भारत में किसी भी व्यक्ति को देश के किसी भी हिस्से में जाने और कुछ स्थानों को छोड़कर भारत की सीमा के भीतर कहीं भी रहने का अधिकार है। तो ठीक है, तो ये भी एक क्या है, भारत के संविधान की विशेषता है कि कहीं भी आने जाने की रोक टोक नहीं है, सिर्फ भारत देश के सीमा के भीतर ही। ठीक है, कहीं भी रह बस सकता है, कहीं भी जॉब कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से भारत के जो नागरिकता दी गई है भारत के नागरिकों को, वो एकल नागरिकता का प्रावधान दिया गया है भारत के संविधान में। नेक्स्ट है जो विशेषता भारत के संविधान की वो है एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत का संविधान एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली प्रदान करता है। ठीक है, तो जो भारत का संविधान में बात कही गई है स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली की। सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। तो जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है वो कौन है, सुप्रीम कोर्ट। इसे भारत के सभी न्यायालयों पर अधिकार प्राप्त है। तो सुप्रीम कोर्ट को भारत के सभी न्यायालयों पर अधिकार है। इसके बाद उच्च न्यायालय, जिला अदालत और निचली अदालत का स्थान है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के बाद क्या आता है, उच्च न्यायालय, जिला अदालत और निचली अदालतें आती हैं। नेक्स्ट है इसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, तो जो राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनके बारे में है। संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 50 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में बात की गई है। इन्हें कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, जो कि मोटे तौर पर समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिकता में वर्गीकृत है। तो जो भारत में जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं भारत के संविधान में, तो वो दिए गए हैं भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से 50 तक क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें बताया गया है कि इन्हें कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उन्हें कोर्ट में किसी तरह से उनको नहीं लिया जा सकता है। और यह क्या है, समाजवादी, गांधीवादी के जो विचारधारा है उन पर वर्गीकृत है। ठीक है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। फिर इसके बाद आता है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। तो जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, तब भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को लिया गया था। इस उद्देश्य के लिए एक नया हिस्सा भाग 4A बनाया गया। ठीक है, तो जब एक नया भाग बनाया गया तो वो हो गया 4A। ठीक है, भाग 4A हो गया। अनुच्छेद 51A के तहत 10 कर्तव्य शामिल किए गए। ठीक है, तो भारत के संविधान का जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, तब मौलिक कर्तव्यों को उसमें डाला गया जो भाग 4A है और अनुच्छेद 51A के तहत। ठीक है, अगली विशेषता देखिए इसमें सार्वभौम वयस्क मताधिकार। भारत में 18 वर्ष से अधिक उम्र के प्रत्येक नागरिक को जाति, धर्म, वंश,
लिंग साक्षरता आदि के आधार पर भेदभाव किए बिना मतदान देने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो भारत में कोई भी नागरिक अगर वो 18 वर्ष का या 18 वर्ष से ऊपर अधिक होता है तो क्या होता है, उसे मतदान देने का पूर्णतः से वो स्वतंत्र होता है, मतदान का अधिकार प्राप्त होता है भारत के नागरिक को 18 वर्ष से अधिक उम्र होने पर। ठीक है, फिर है इसमें आपातकाल के प्रावधान। ठीक है, तो देश की संप्रभुता, सुरक्षा, एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए किसी भी असाधारण स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रपति को कुछ खास कदम उठाने का अधिकार है। ठीक है, तो आपातकाल का अधिकार किसके पास दिया है, राष्ट्रपति के पास दिए गए हैं। आपातकाल लगा दिए जाने के बाद राज्य पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधीन हो जाते हैं। ठीक है, तो भारत देश में किसी भी राज्य में कहीं पर भी अगर आपातकालीन की स्थिति आती है तो वह किसके अधीन हो जाते हैं, केंद्र सरकार के अधीन हो जाते हैं। जरूरत के अनुसार आपातकाल देश के कुछ हिस्सों या पूरे देश में भी लगाया जा सकता है। ठीक है, तो जिस तरह की जरूरत पड़ेगी, जिस व्यवस्था को देखते हुए आपातकाल पूरे देश में भी या देश के कुछ हिस्सों में भी लगाया जा सकता है, वो लगाया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, आगे इसमें देखते हैं भारत के संविधान के स्रोत। तो देखिए इसमें भारतीय संविधान के अनेक विदेशी संविधानों के कुछ न कुछ उधार लेकर बना। ठीक है, तो जो भारत का संविधान का निर्माण किया गया था तो अन्य देशों से स्रोत लिए गए थे, अन्य देशों के संविधान से स्रोत अटेम्प्ट किए गए थे भारत के संविधान को बनाने के लिए। ठीक है, लेकिन जो भारतीय संविधान पर सबसे गहरा प्रभाव पड़ा था वो पड़ा था भारतीय शासन अधिनियम 1935। ठीक है, जो भारत शासन अधिनियम 1935 है तो उसका प्रभाव अधिक पड़ा था भारत के संविधान निर्माण में। तो भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो कि 1935 ईस्वी के जो अधिनियम है भारतीय शासन अधिनियम तो उससे लिए गए हैं 250। ठीक है, 250 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद जब बनाए गए थे भारतीय संविधान के तो 250 अनुच्छेद तो पूरी तरह से भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं आप। ठीक है, तो ये देखिए पूर्णतः या अंशतः रूप से लिए गए हैं, यानी कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं 250 अनुच्छेद। तो इस वजह से भारतीय शासन अधिनियम का भी बहुत बड़ा रोल है भारत के संविधान को बनाने के लिए। ठीक है, तो भारत के संविधान निर्माण के लिए कौन कौन से स्रोत अन्य देशों के संविधान से लिया गया है। तो फर्स्ट में देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या स्रोत लिए गए हैं। पहला तो लिया गया है न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा। ठीक है, तो न्यायपालिका का जो अवधारणा है वो भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। नेक्स्ट है निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग। ठीक है, तो राष्ट्रपति एवं उस पर जो महाभियोग लगता है तो वो भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। फिर आता है मौलिक अधिकार की अवधारणा। तो मौलिक अधिकार की अवधारणा को भी संयुक्त राज्य अमेरिका से अटेम्प्ट किया गया है। नेक्स्ट है न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा। फिर न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा की बात करें तो वो भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के स्रोतों से लिया गया स्रोत है। फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें संविधान की सर्वोच्चता की अवधारणा की बात करें तो ठीक है, तो संविधान की सर्वोच्चता की अवधारणा भी कहाँ से ली गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। उपराष्ट्रपति उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात की अवधारणा को भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं इसमें, फिर है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन देश से कौन कौन से स्रोत लिए गए हैं। पहला है संसदात्मक शासन प्रणाली। ठीक है, तो संसद की जो शासन प्रणाली होती है वो ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट है इसमें एकल नागरिकता की अवधारणा। ठीक है, एकल नागरिकता यानी कि हर एक को नागरिक, जो एकल नागरिकता की बात की गई है संविधान में तो वो भी लिया गया है ब्रिटेन से। फिर है विधि निर्माण प्रक्रिया। तो विधि लॉ की बात करें तो जो विधि निर्माण की प्रक्रिया है वो भी ब्रिटेन से ली गई है। नेक्स्ट है इसमें आयरलैंड। तो आयरलैंड से क्या लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट है इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था को भी आयरलैंड से लिया गया है। फिर आता है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो साहित्य लिखा जाता है उसको भी आयरलैंड से लिया गया है। फिर आता है आपातकालीन उपबंध। तो आपातकालीन उपबंध को भी आयरलैंड से लिया गया है। इसके बाद है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया देश के
संविधान से कौन कौन से स्रोत लिए गए हैं? प्रस्तावना की भाषा, ठीक है, तो प्रस्तावना में कौन सी भाषा यूज़ होगी, उसका जो स्रोत है वो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। फिर आता है समवर्ती सूची का प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट है इसमें केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन। केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। फिर आता है जर्मनी, तो जर्मनी देश से लिया गया है आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां जर्मनी से ली गई है, ठीक है। अगर देश में आपातकाल की स्थिति आ जाती है तो उसके दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां भी कहाँ से ली गई है? जर्मनी से ली गई हैं। नेक्स्ट है कनाडा, तो कनाडा की बात करें तो कनाडा से लिया गया संघात्मक विशेषताएं, ठीक है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होती है, यह अवधारणा कनाडा के संविधान से ली गई है, ठीक है। संघात्मक विशेषताएं की बात करें तो कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट है इसमें दक्षिण अफ्रीका, तो दक्षिण अफ्रीका देख लीजिए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया प्रावधान अफ्रीका से ली गई है, तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो भी कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। नेक्स्ट फिर आते हैं, इसके बाद है रूस। रूस की बात करें तो मौलिक कर्तव्यों की बात की जाए तो ये रूस के संविधान से ली गई, तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? और रूस से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट है इसमें जापान, तो जापान देख लीजिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई, ठीक है। तो विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया होती है वो कहाँ से ली गई है? जापान से ली गई है। आगे है इसमें मूल कर्तव्य, ठीक है। तो भारत के संविधान में भारत के नागरिकों के लिए कौन कौन से मूल कर्तव्य बनाए गए हैं, इसे देखते हैं। इसमें लिखा है कि संविधान में जो मूल कर्तव्यों का विवरण है वो भाग 4 क में अनुच्छेद 51 में दिया गया है, ठीक है। भाग 4 क अनुच्छेद 51 में दिया गया है। 1976 में सरकार द्वारा गठित स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य जोड़े गए। तो किसकी सिफारिशों पर भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो वो जो है स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिशों पर भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया 1976 में, ठीक है। 1976 में सरकार द्वारा गठित जो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशें थी तो उसके अंतर्गत मूल कर्तव्यों को भारत के संविधान में जोड़ा गया। पहले मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी, जिसे साल 2002 में 86वें संशोधन के दौरान बढ़ाकर 11 कर दिया, ठीक है। 2002 में जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था तो उसमें मूल कर्तव्यों को बढ़ाकर 11 कर दिया गया। मूल कर्तव्यों को सोवियत संघ के संविधान से लिया गया, तो मूल कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया है? सोवियत संघ से, ठीक है, सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। इसमें कि कौन कौन से वो मूल कर्तव्य हैं जो कि भारत के नागरिकों के लिए बनाए गए हैं। तो उसमें पहला है, फर्स्ट देखिए, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। तो बात हो रही है भारत के नागरिकों के कर्तव्यों की, तो कौन कौन से कर्तव्य है? तो हर एक भारत का जो नागरिक है उसका कर्तव्य है कि वो संविधान का पालन करे, उसके आदर्श संस्थाओं, ठीक है, जो उसके द्वारा बनाए गए संस्थाएं हैं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का भी आदर करें। नेक्स्ट आता है इसमें, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें, ठीक है। तो स्वतंत्रता के लिए जो भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं तो उनको क्या करना है? उनके उच्च आदर्शों को अपने हृदय में संजो के रखना है, यानी कि उनका पालन भी करना है, इसमें बताया गया है। नेक्स्ट आते हैं अब जो तीसरा देखिए, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए। तो ठीक है, भारत की जो संप्रभुता है, एकता, अखंडता की बात करें तो उन सब की रक्षा करने का कर्तव्य हर एक भारत के नागरिक को है। नेक्स्ट है, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ठीक है, देश की रक्षा करने का कर्तव्य भी देश के हर एक नागरिक का है और राष्ट्र की सेवा करने का कर्तव्य भी बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इसमें, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश, वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है इसमें,
हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। ठीक है, तो हमारी जो सामाजिक संस्कृति है, हर एक भारत के नागरिक का फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि उसके महत्व को समझें और उसका परिरक्षण करें, यानी कि उसको संजो के रखें। नेक्स्ट है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव, वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करें, उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। तो ये भी एक कर्तव्य है भारत के नागरिक का। आगे है इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। नेक्स्ट है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। ठीक है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करने की बात कही गई है और हिंसा से दूर रहें। आगे है इसमें व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। ठीक है, तो जो व्यक्तिगत और जो सामूहिक जो गतिविधियां होती हैं, तो उसमें क्या करना, आगे बढ़ने का प्रयास करने की बात कही गई है, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। नेक्स्ट है इसमें यदि यदि माता पिता या संरक्षक है, ठीक है, यदि माता पिता या संरक्षक है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले, 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य को शिक्षा की अवसर प्रदान करें। ठीक है, तो शिक्षा के अवसर प्रदान करने की बात कही गई 6 वर्ष से 14 वर्ष के जो भी बच्चे आपके पास हैं, यदि वो माता पिता हैं या भी उसके बच्चे के संरक्षक भी हैं, तो भी शिक्षा की बात की गई है। तो ये थे 11 मूल कर्तव्य जो कि भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए बनाए गए हैं भारत के संविधान में। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें हमने भारत के संविधान की विशेषताओं के साथ मूल कर्तव्यों और जो भारत के संविधान के स्रोत हैं उनको भी डिस्कस किया है। अब इसमें रह जाता है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, तो इसको हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे, इसी का ही हम पार्ट 2 करेंगे, तो उसमें उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दीजिए।